दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं इस समय देश में किसान आंदोलन पार्ट 2 की शुरुआत आप सभी देख रहे हैं और इस समय लगातार किसान आंदोलन फिर दोबारा से चर्चा में है। और जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं उस तरह से देख रहे हैं कि किसानों के अंदर जो उनके मुद्दे थे उसको लेकर वह पुनः मुखर हो रहे हैं और वह लगातार एमएसपी की जो गारंटी की उनकी जो मांग है। और पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें जब मोदी सरकार ने किसानों के आंदोलन से संबंधित जो कृषि कानून थे वापसी लिए थे, उसमें मुख्य मांग ये थी कि जो एमएसपी की गारंटी है वह लागू हो। और उसपे कमेटी बनाई गई थी और कहा गया था सरकार की तरफ से इस पे कहीं न कहीं जल्दी से एक फैसला किया जाएगा। लेकिन लगभग 5 साल बीतने को और एमएसपी की जो गारंटी का मुद्दा था मुख्य रूप से किसान समाज का, उस पे वह कहीं अभी सरकार आगे बढ़ती दिखाई नहीं देती है। और इसी बात को लेकर साथ ही अन्य जो मुद्दे हैं किसानों के वह उस पर लगातार अपनी मांग उठाते रहे हैं। और अब आज हमने देखा कि किस तरह से किसान जब दिल्ली में प्रवेश करने के लिए अपनी जिद पर अड़े हुए थे, फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरह से बाधाएं खड़ी करी गईं और आंसू गैस के गोले भी ड्रोन से छोड़े गए। तो ये जो सब घटनाएं हैं, ये आखिर ऐसी क्या जरूरत थी? क्या किसानों और सरकार के बीच में असहमति है, उसे क्यों सुलझा लिया उसको? और ऐसे तमाम विषय हैं। हालांकि कल केंद्रीय मंत्री और किसान जो नेता हैं उनके बीच बातचीत भी हुई लेकिन बेनतीजा रही, उनमें कोई हल नहीं निकल पाया। लेकिन इसकी शुरुआत अगर समय से पहले से हो जाती है, लगातार किसानों के बीच बैठकर सरकार के प्रतिनिधि या केंद्रीय मंत्री लगातार बातचीत करते रहते, तो हो सकता था कहीं ना कहीं समाधान की दिशा में दोनों पक्ष बढ़ जाते। लेकिन गतिरोध लगातार बना हुआ है। और आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं, क्यों गतिरोध बना हुआ है, क्यों वार्ता सफल नहीं हो रही है सरकार और किसानों के बीच में, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पैनल है, उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ जगमती सांगवान जी जुड़ी हुई हैं रोहतक से और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और लगातार किसान आंदोलन में उनकी भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण रही है। चाहे पिछली बार का किसान आंदोलन रहा, उसमें बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई और लगातार वह ऐसे सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे लगातार उठाती रहती हैं और मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही राकेश अचल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनेक वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव है और लगातार आप उन्हें विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर टीवी डिबेट्स में या मीडिया के जो अन्य प्लेटफॉर्म्स उन पे उनको आप देखते हैं बड़ा हर विषय का विश्लेषण करते हुए। मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो जगमती जी, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे करता हूँ क्योंकि आप किसान जी, आंदोलन से जुड़ी रही हैं पहले भी और किसान परिवार से भी आती हैं। तो ऐसे जी। कौन से मुद्दे हैं किसान के जो बार-बार किसान अपनी नाराजगी प्रकट करता है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, और उनके जो मुद्दे हैं जैसे एमएसपी गारंटी, वह कभी हल क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसी कौन-सी मजबूरी सरकारों की जो एमएसपी पर वह आगे बढ़ती दिखाई नहीं देती है? जगमती जी। हुँ, हुँ। देखिए प्रशांत, हम सभी को पता है कि पूरा 1 साल से ऊपर किसान आंदोलन चला, 700 किसानों की शहादत हुई। उसके बाद सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को रिटन कम्युनिकेशन दिया किसान आंदोलन के नेतृत्व को कि एमएसपी के ऊपर कमेटी बना रहे हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको हम लेकर नहीं आएंगे पार्लियामेंट के अंदर। तमाम जो पुलिस केस एट्रोसिटीज के वो वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन सरकार ने जो भी वायदे किए थे, जो भी वचन दिया था, वो बिल्कुल उनके ऊपर खरी नहीं उतरी है और किसानों ने इंतजार किया। लास्ट जो अभी बजट सेशन हुआ, अब तक भी इंतजार किया शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन सरकार के पक्ष पे किसी भी तरह की कोई प्रोग्रेस जो है वो इन मुद्दों पे नहीं देखी गई। रादर इनकी जो वायलेशन है वो देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि तमाम पुलिस केस हमने वापस ले लिए थे, लेकिन हमने और आपने देखा कि युद्धवीर सिंह जो किसान आंदोलन के नेता थे, उनको एयरपोर्ट के ऊपर रोका गया। वहां पे एमएसपी के लिए जो कमेटी बनाई थी, ऑल्दो देयर वर ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द साइड ऑफ फार्मर्स एट दैट टाइम ऑल्सो, लेकिन उसके बावजूद भी ये था कि वो कमेटी करे अब एमएसपी के ऊपर ये क्या करना चाहते हैं। लेकिन कोई उसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो है वो सरकार ने अपने वायदा खिलाफी करते हुए किसानों के साथ उसको संसद में उन्होंने रखा और वो पार्लियामेंट्री संसदीय जो कमेटी है वो आज उसके पास है। तो ये जो सरकार का जो मतलब एक तरह से वादा तोड़ो, मतलब वचन देकर मुकरो और लगातार किसानों के साथ विश्वासघात करो, ये जो रवैया है इसके प्रति लगातार किसानों के अंदर आक्रोश है। और खास तौर पे जो एमएसपी का मुद्दा है
और किसानों के जो कर्ज माफी के जो सवाल है उनको लेकर उनके अंदर बहुत आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कर्जा उनके ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है आगे से आगे। और सरकार जो है वो कह रही थी कि हमने तो भाई प्राण प्रतिष्ठा कर दिए, हम रामलला के वो करेंगे। अरे उनके वो प्राण प्रतिष्ठा तो कर दिए, लेकिन उनके जो जीवन के सिद्धांत थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, व्हाट अबाउट दैट? वो उसके बारे में भी तो बोलिए ना कुछ आप, कि आपने किस देश के किसान जो अन्नदाता है, सबका पेट भरते हैं, वो अगर काम नहीं करेंगे हाथ तोड़ दिन रात, तो किस तरह से ये मतलब प्रतिष्ठाएं होंगी आपकी सारी। तो उनके वो जो सिद्धांत है, वो उनके जो तमाम मूल्य मान्यताएं हैं, आप उनको अपने व्यवहार में भी तो लागू करते नजर आए ना। आपने ठीक है MS स्वामीनाथन जी को जो अभी भारत रत्न दिया है, चौधरी चरण सिंह को दिया है, लेकिन वो जो जिनको भारत रत्न दिए गए, MS स्वामीनाथन जी का MSP के बारे में अपना जो किसानों के प्रति जो वो था रिपोर्ट थी। गिवन फार्मूला था C2+50%। आप वही तो किसान मांग कर रहे हैं, उससे ऊपर तो नहीं मांग रहे हैं वो। लेकिन आप जो है 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट में तो सरकार ने लिख कर दे दिया कि हम MSP जो है C2+50% फार्मूला लागू नहीं करेंगे, और आप दूसरी तरफ जो है भारत रत्न दे रहे हैं। तो ये जो आपकी जो व्यवहार की और जो वचनों की जो विसंगतियां हैं, उन सब को लेके भी लोगों के अंदर अविश्वास भी है, आक्रोश भी है, और इसी वजह से किसान बिल्कुल न्यायप्रिय मांगों को लेके आज सड़कों के ऊपर उतरे हैं। और हमें अफसोस है इस बात का कि डेमोक्रेसी के अंदर सबको राइट टू प्रोटेस्ट है, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी राजधानी में जाने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह का सुलूक उनके साथ किया जा रहा है आज, कि वो ड्रोन से उनके ऊपर ये गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, तमाम जगहों पे बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए हैं, और उनको जो है बार बार धमकियां दी जा रही है कि कोई जाए आगे नहीं बढ़ेगा, निकलेगा नहीं, लाठीचार्ज किया गया है। ये जो दमनात्मक कार्रवाइयां हैं, ऐसी तो आप मतलब अपने दुश्मनों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। ये जो किसान है, जो पूरे मतलब सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग क्लास है किसान, खेत मजदूर, उनके साथ आप इस तरह का व्यवहार अगर कर रहे हैं, तो ये सरकार की जो मंसूबे हैं उनके ऊपर सवाल खड़ा करता है कि असल में वो किसानों का भला करना चाहते हैं, या किसानों के नाम पे आज के दिन भारत रत्न और ये सब बांट के अपने चुनाव जीतने का जुगाड़ करना चाहते हैं। तो ये दोगलापन जो सरकार का है, इसके प्रति आक्रोश है किसानों के अंदर। उनकी मांगे जो है वो कोई नई मांग नहीं है, वो नहीं वही मांग है जिनके ऊपर सरकार जो है रिटर्न में कम्युनिकेट कर चुकी है उनको कि ये हम मानते हैं, लेकिन फिर अपने वायदे से मुकर रही है सरकार। इस वजह से आक्रोश है और ये आंदोलन है, और ये बढ़ेगा ये आंदोलन। जी, जी। जैसा आपने कहा कि जो सरकार के जो वादे थे, उससे वो सरकार कहीं न कहीं मुकरती दिखाई देती है, और कथनी और जी, करने के आपने भेद को बताया कि किस तरह सरकार ने जो कमिटमेंट किया था, वह पूरा नहीं हुआ। मैं राकेश जी के जी, पास आता हूँ। राकेश जी, लगातार आप भी इसको आंदोलन को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि किस तरह से किसानों की जो मांग है लगातार, और जो जगमती जी ने इरेज की बातें जो उन्होंने उठाई हैं कि जो कथनी और करने का जो अंतर है, आखिरकार सरकार उन अपनी जो कही हुई बातों को या जो उन्होंने कमिटमेंट किए थे, उसको पूरा करने में की दिशा में क्यों नहीं बढ़ रही है आगे? राकेश जी। धन्यवाद प्रशांत जी। देखिए, अभी जगमती जी ने जो बातें कही हैं, उससे ना इत्तेफाकी का कोई सवाल इसलिए नहीं उठता है। पूरी दुनिया देख रही है कि इस देश में जो 2022 में किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें 700 लोगों की शहादत हुई, ऐसा आंदोलन दुनिया के किसी हिस्से में नहीं हुआ। जब ये आंदोलन चल रहा था तो मैं संयोग से उन दिनों अमेरिका में था, और वहाँ के लोग भी इस बात से हैरान थे कि भारत जो कृषि प्रधान देश है, वहाँ ऐसी क्या स्थितियां बन गई कि किसानों को अपनी जान देनी पड़ रही है। किसान लगातार महीने 2 महीने नहीं, पूरे साल सड़कों पर बैठे हुए हैं, और सरकार द्रवित नहीं हो रही है। और आपने देखा कि इस किसानों की शक्ति, जिसे आप अन्नदाता कहते हैं,
उसकी शक्ति के आगे सरकार को अंततोगत्वा झुकना पड़ा था और वो जो 3 विवादास्पद कानून थे वो वापस लिए गए थे। लेकिन जैसा कि अभी जगमती जी ने कहा, ये दोगुनी सरकार है। दोगुनी इसलिए सरकार है कि इसका ये तरीका वारदात ही है। ये हर हर वर्ग के साथ दोगलापन करती है, किसानों के साथ करती है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ करती है। जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 हटाई गई और उसका बड़ा ढोल पीटा गया, तो वहां की जनता को आश्वस्त किया गया था कि बहुत जल्द ही आपको पूरी विधानसभा दी जाएगी, आपके जो जनाधिकार है वो बहाल किए जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं इस जो दूसरी सरकार के अंतिम कार्यकाल की लोकसभा का 17वां हो गया है, उस बारे में कभी पूरे 5 साल में चर्चा नहीं की गई। इसी तरह से किसानों के साथ जो वायदे किए गए थे और जो विधेयक वापस दिए गए थे, जिसमें घुटने टेकने पड़े थे सरकार को, सरकार ने तो तभी से किसानों से अदावत बना ली है और वो किसानों की किसी भी मांग को पूरा करने के लिए तैयार ना, उसका मंशा दिखाई देती है। आप देखेंगे किसानों की कौन सी नई मांग है। लखीमपुर खीरी की बात वो कर रहे हैं, उस मामले के आरोपियों को सजा दिलाने की बात कर रहे हैं, एमएसपी की बात कर रहे हैं, डब्ल्यूटीओ से हटने की बात कर रहे हैं, नकली खाद बीज की समस्या की बात कर रहे हैं, कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। तो इसमें नया तो कुछ है नहीं। अगर सरकार को ये करना होता तो जिस समय सरकार ने वो 3 विधेयक वापस किए थे, उसके तत्काल बाद या 6 महीने में वो सरकार किसानों से लिखित में किए गए वादों को पूरा कर देती। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ये सरकार रघुकुल की नहीं है। ये अभी जैसे जगमती जी ने कहा ना, रघुकुल रीत पता चले आई, सरकार रघुकुल की है ही नहीं। तो उसकी रीति हमेशा अपने वादों से मुकर्रे की है। उसकी रीति देश के जो असल मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, मजदूरों के मुद्दे हैं, उससे लोगों का ध्यान उठा करके उसे धर्म ध्वजाओं के सहारे राजनीति में खींचने की है, घसीटने की है। तो आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले किसानों ने जो आंदोलन शुरू किया है, मैं तो कहता हूँ इसमें देर हो गई। अब किसानों के साथ कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोकसभा अब जा चुकी है। लोकसभा कोई काम करने वाली नहीं है। विशेष सत्र में सरकार जब मणिपुर पर नहीं बुलाया, किसानों के आंदोलन तो इतने लंबे चले तब नहीं बुलाया, तो अब तो सवाल ही नहीं। अब सरकार चुनाव में कूद चुकी है। 11 तारीख से माननीय प्रधानमंत्री चुनाव अभियान में उतर चुके हैं। तो किसानों को हताशा सामने लगेगी। और किसानों से जो व्यवहार आज मैं देख रहा हूँ सुबह से टीवी चैनल्स पर, जिस तरह से व्यवहार किया है, ऐसा व्यवहार तो दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस के चीन की सरकारें अपने लोगों के साथ करती हैं। आपको तियानमेन चौक की घटना याद होगी, ठीक वही स्थितियां हैं। कीलें बिछाई जा रही हैं, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। आंसू गैस छोड़िए, अरे भाई ये शत्रु देश के किसान नहीं है, ये वो अन्नदाता है जिनके मेहनत से आप 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का दावा करते हैं, विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं, सपना देखते हैं, और तीसरी बार आप सत्ता में भी लौटना चाहते हैं वादा खिलाफी करके। तो ये संभव नहीं है। तो मेरी सहानुभूति इस किसान आंदोलन के साथ है, और मुझे नहीं लगता कि किसानों को इस आंदोलन के बाद जैसा पहले वादा खिलाफी हुई थी, वैसे वादे तो मिल जाएंगे। सरकार के 3-3 मंत्री लगा दिए गए कि आप इनको बात करिए। उनका मीडिया जो गोदी मीडिया है प्रचारित कर रहा है कि 12 में से 10 मांगे मांग ली गई हैं। लेकिन कौन सी मांगे मांग ली गई हैं? अगर मांग ली होती तो किसान कोई नशा करके नहीं आया, भांग खा के नहीं आया, वापस लौट जाता। उसे सरकार के कथनी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए अब निर्णायक लड़ाई अगर किसान लड़ेगा तो ही कुछ हासिल होगा, अन्यथा आप देखेंगे कि ये चुनाव का जो हंगामा है उसमें किसानों की आवाज फिर से दब जाएगी। जी जी, 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 जी। बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही कि आखिर लोकसभा सत्र, क्योंकि अब बिल्कुल आखिरी मतलब हो गया है लगभग, और चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और सरकार चुनाव में जाने की तैयारी अपनी कर चुकी है। तो ऐसे में किसान की जो मांगे हैं, कहीं न कहीं में फिर से एक मतलब लंबित होती दिखाई देती हैं। मैं डॉक्टर रविंद्र राणा जी के पास आता हूँ। डॉक्टर रविंद्र राणा जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अनेक वर्षों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है, और मेरठ गाजियाबाद में उनका बड़ा एक लंबा अनुभव है पत्रकारिता का। और साथ ही जिस समय किसान आंदोलन जो पूर्व में हुआ था, उसमें वह लगातार उसको फॉलो करते रहे और वहां पर जाकर वह रिपोर्टिंग करते रहे हैं। तो मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो डॉक्टर रविंद्र राणा जी, जैसा कि आपने पिछला किसान आंदोलन भी बड़े नजदीक से देखा, आप लगातार वहां पर रहकर आपने खूब रिपोर्टिंग की, और आज का जो आपने आंदोलन की जो तस्वीरें देखी, या जिस तरह से राकेश जी ने कहा, जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई है या दूसरी बाधाएं खड़ी की गई हैं, ये कहाँ तक उचित है? और सरकार आखिर ऐसी कौन सी मतलब उनके सामने दिक्कतें हैं जो किसानों को दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करने से वह रोक रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है, क्या सोच है? प्रशांत जी नमस्कार।
यहाँ जो पैनलिस्ट, विद्वान पैनलिस्ट मौजूद हैं, सांगवान जी और राकेश अचल साहब, आप दोनों को नमस्कार मेरा। और ये आपने अच्छा मौका दिया कि आप दोनों से मिलने का मौका यहाँ पर मिल गया। जगमती सांगवान जी ने जो काम किए हरियाणा में तमाम सोशल सेक्टर को लेकर के, खाप पंचायतों के मामले में, महिलाओं की बराबरी के मामले में, तो वो वाकई मिसाल हैं और हम लगातार उन सबको पढ़ते ही रहे हैं। आज उनसे मुलाकात भी हो गई। यहाँ मैं विषय पर आता हूँ। प्रशांत जी, देखिए अभी जो चल रहा है देश में, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है, उसमें जन आंदोलनों के लिए स्पेस लगातार कम होता जा रहा है। ट्रेड यूनियन के जो धरना प्रदर्शन आंदोलन होते थे, सरकारी तमाम कर्मचारियों के यूनियनों के आंदोलन होते थे, वो सब बहुत पीछे चले गए हैं। और खास तौर पर हमने देखा कि 70 के दशक में जिस तरह से इस देश के नौजवानों ने सड़कों पर आकर के बेरोजगारी के खिलाफ और देश की व्यवस्था के खिलाफ जिस तरह की जंग छेड़ी, उस तरह के आंदोलनों का स्पेस 90 के बाद लगातार सिमटा है। एक तो सत्ता की जो ताकत है वो टेक्नोलॉजी के दम पे बहुत ज्यादा बढ़ी है और वो लोगों के ब्रेन्स को कंट्रोल करने की स्थिति में आ गई है और वो इसमें भरपूर ताकत लगाए हुए है। इसके लिए वो मेन स्ट्रीम मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, टीवी चैनल्स हैं उनके पास, अखबार हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो का इस्तेमाल करते हैं। बहुत शानदार ढंग से हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं उस पर। तो चारों तरफ से हर वक्त 24 घंटे जो है सरकारी पक्ष जनता के बीच में ठेला जाता है। ऐसे में ये जो किसान आंदोलन था पहले वाला, ये एक बहुत अच्छा संदेश लेकर के आया था समाज में, एक सकारात्मक पहल लेकर के आया था और ये जन आंदोलनों के लिए कोई स्पेस हो सकता है समाज में, ये आशा इससे मजबूत हुई थी बहुत। और बहुत दमदारी से हमारे किसान, देश भर के किसान वहां लड़े। जिस तरह से हर एक सेगमेंट में काम किया किसानों ने, कल्चरल पहलू पर किस तरह से वहां पर गीत रचे गए, किस तरह से किताबें लिखी गई, किस तरह से साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में किसानों का पक्ष उभर करके सामने आया, किस तरह से वो हर मोर्चे पर गांव-गांव से इकट्ठा होकर के अनाज इकट्ठा करके वहां ले जा रहे थे, किस तरह से चंदा इकट्ठा कर रहे थे। तमाम लोगों ने जो सरकारी नौकरियों में थे, किसानों के बच्चे, उन्होंने आंदोलन के लिए आर्थिक सहायता दी, अपनी तनख्वाहें आंदोलन में लगाई और सरकार के खिलाफ बरसात में, गर्मी में, हर तरह के मौसम में बहुत दमदारी से किसान वहां पर लड़े। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि किसान जिन मांगों को लेकर के लड़ रहे हैं वो बहुत वाजिब हैं और सिर्फ किसान को ही नहीं, इस देश के मध्य वर्ग को भी उनकी मांगे प्रभावित करती हैं। जैसे जिन कानूनों के खिलाफ उस वक्त सरकार के, जिन कानूनों के खिलाफ किसान सड़क पर आए थे, वो तो अधिकांश इस देश के भारतीय मध्य वर्ग को प्रभावित करने वाले थे। अगर यहाँ पर कालाबाजारी होती है खाने पीने की चीजों की, तो इसका सीधा पहला असर यहाँ के मध्य वर्ग पर ही पड़ेगा। यहाँ हमने देखा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को जिस तरह से खत्म किया गया और उसके बाद से हम हर बार देखते हैं कि मार्केट में कभी प्याज 100 रुपए किलो बिकती है, कभी टमाटर 150 रुपए किलो बिकता है। किस तरह से कारपोरेट पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में आ गया है, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में आ गया है और पूरे फूड ग्रेन्स के मार्केट को हड़प लेना चाहता है। वो पूरे देश की खेती बाड़ी को हड़प लेना चाहता है, किसानों को जमीनों से बेदखल कर देना चाहता है। ये अब किसी से छुपा नहीं है, इसकी तस्वीर एकदम साफ है। और बड़े पैमाने पर इस देश में किसानों की जमीनें सस्ते में एक्विजिशन करके, लैंड एक्विजिशन करके, हर शहर में आप देख रहे हैं इस समय हजारों एकड़ जमीन एक्वायर कर ली है सरकार ने रेजिडेंशियल स्कीम्स के नाम पे। उसका बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है। बहुत सारे हाईवे, एक्सप्रेसवे में बहुत सारे किसानों की जमीनें चली गई हैं और अब इस तरह से जो छोटी जोत है भारत की, उसको खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं। क्योंकि किसान के पास भाव की कोई गारंटी नहीं है, उसका जो प्रोडक्शन है, जो उसका उत्पाद है, वो बहुत सस्ते में मार्केट में चला जाता है। किसानों के बेटे अब खेती करना नहीं चाहते। इसका एक बड़ा कारण यह है कि जोत बहुत सीमित हो गई है और दूसरा बड़ा कारण यह है कि खेती अब बहुत लाभ का सौदा नहीं रह गई है। क्योंकि बाजार में जब सीजन आता है तो किसानों को उनकी फसलों का कोई दाम नहीं मिलता। तो किसान कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं ये मांग करके। चीनी मिलों को सरकार गारंटी दे रही है। सरकार कहती है कि अगर चीनी जो है 36 रुपए किलो से कम बिकती है तो सरकार उस घाटे की भरपाई सरकार करेगी, वो इंसेंटिव सरकार देगी। तो चीनी मिलों को, पूंजीपतियों को ये
गारंटी दी जा सकती है, लेकिन किसानों को नहीं दी जा सकती। इस सरकार के जो 10 साल का जो कार्यकाल है, अगर उसको देखें तो लगातार देश में बेरोजगारी बढ़ी है, लगातार शहरों से, गांवों से शहरों की तरफ पलायन बढ़ा है। लोग झुग्गियों में जाकर के रह रहे हैं छोटे मोटे रोजगार की तलाश में। गांव में जो खेती बाड़ी से जुड़े दूसरे छोटे मोटे काम धंधे थे, उनसे जुड़े लोग शिफ्ट कर चुके हैं। किसान बड़ी तेजी से पलायन कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं कोई मुद्दा नहीं बन पा रहा है। हमारे किसान अब जो इस समय आंदोलन लेकर के चले हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सही टाइमिंग चुनी है। सरकार ने इस बीच में पिछली बार जो एग्रीमेंट किया था, जो समझौता किया था, जिसके बाद उन्होंने आंदोलन को वापस लिया, उनमें से किसी भी मांग को कायदे से सरकार ने नहीं माना। ना एमएसपी की गारंटी दी, ना स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू की। भारत रत्न तो दे दिया सरकार ने। ये सरकार प्रतीकों की सियासत करती है, लेकिन जनता के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज के मोर्चे पर काम नहीं करती। यही सरकार और यही पार्टी और इन्हीं के आनुषंगिक संगठन एक समय स्वदेशी आंदोलन चलाते थे देश में। आज वो यहाँ पर पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी विदेशी कंपनियों के लिए खोल देना चाहते हैं, देसी कंपनियों के लिए खोल देना चाहते हैं। तो और वो मुद्दा बहुत पीछे चला गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसानों ने जो ये लड़ाई शुरू की है इस वक्त, ये निराशा के दौर में एक आशा की किरण है। और किसान निश्चित तौर पर, ये अलग बात है कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, लेकिन किसान निश्चित तौर पर समाज में, देश में मैसेज देने में कामयाब होंगे कि सत्ता चाहे कितनी भी मजबूत हो, उसके खिलाफ लड़ा जा सकता है। उसके खिलाफ लड़ने का हौसला जरूरी है। और एक ऐसे वक्त में जब तमाम छोटी राजनीतिक पार्टियां हार के डर से या सत्ता के लालच में दल बदल कर रही हैं, विपक्ष के गठबंधन को छोड़ करके भाजपा की तरफ जा रही हैं, एनडीए की तरफ जा रही हैं। हमने देखा भी जयंत चौधरी जी भी पाला बदल गए। पिछले किसान आंदोलन में उनकी एक अच्छी भूमिका रही थी, और उसी अच्छी भूमिका के दम पर उनके पास जो सोशल सपोर्ट आया था, उसी के बूते उनको 9 सीटें मिली थी। उसी के बूते वो इस हैसियत में आए थे कि आज एनडीए के साथ ये डील कर सके और बार्गेन कर सके। मुझे लगता है उनका पूरा जनाधार इस समय खतरे में है। और ऐसे जितने भी लोग हैं, मैं कल से राकेश टिकैत के मूवमेंट को भी बहुत बारीक से वॉच कर रहा हूं। कल पहली बार उन्होंने ये कहा कि अब किसान आंदोलन उतना मजबूत नहीं है। देखिए, पहली बार ऐसा लग रहा है कि नेता पीछे छूट गए हैं, जनता आगे निकल रही है। हमारे जो किसान हैं, जो किसान संगठनों का काडर है, जो साधारण किसान है, वो ट्रैक्टर लेकर के निकल पड़े हैं इकट्ठा होकर के, और उनको जान की परवाह नहीं है। उनको उनके घरों का क्या होगा, उनके परिवारों का क्या होगा। 750 किसानों के बेटे शहीद हुए पिछले आंदोलन में, उनको इसकी भी कोई परवाह नहीं है। वो हर शहादत देने को तैयार हैं, वो नई पीढ़ियों के लिए लड़ना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी कीमत पर हार मानने वाले नहीं हैं, और सरकार को बैकफुट पर जाना होगा निश्चित तौर पर। अभी नहीं जाएगी तो चुनाव बाद जाना होगा, चुनाव के दौरान जाना होगा, और ये आंदोलन लगातार मजबूत होगा। इसको कुचलने की कितनी भी साजिशें की जाएं, जितना कुचलने की साजिशें होंगी, उतना ही ये मजबूत होकर के उभरेगा। पास्ट ने लिखा भी था कि मैं तो घास हूं, आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। तो सरकार जितना भी लिपापोती करेगी, जितना कुचलने की कोशिश करेगी, जितना कीले लगाएगी, जितना फोर्स लगाएगी, उतना ये आंदोलन मजबूत होकर के उभरेगा। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि किसानों का जो संदेश है, उनकी जो भावनाएं हैं, वो पूरे देश में जा रही हैं। सुबह ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था किसान आंदोलन, और सुबह से नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है इंडिया, नंबर 1 पे। और सरकार की जो बीजेपी की जो आईटी सेल है, उसने खालिस्तान को ट्रेंड कराया। आप दुर्भाग्यपूर्ण देखिए स्थिति कि वो किसान आंदोलन की इस पूरी धारा को और इस दिशा को बदलना चाहते हैं। और ये धारा बदलने की, दिशा बदलने की कोशिशें पिछली बार भी हुई थी। इसमें बड़ा रोल उस समय जयंत चौधरी ने और राकेश टिकैत ने प्ले किया था। मुझे लगता है कि अभी भी वक्त है जयंत चौधरी को और राकेश टिकैत को सक्रिय भूमिका इस आंदोलन में निभानी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और आंदोलन की दिशा बदलती है, और जो दूसरी फोर्सेज हैं, जो सरकारी फोर्सेज हैं, सरकार परस्त एजेंसियां हैं, वो अगर गलत दिशा में इस आंदोलन को ठेल देती हैं, तो इतिहास कभी भी राकेश टिकैत और जयंत चौधरी को माफ नहीं करेगा। जनता और किसान बहुत आगे निकल चुके हैं। जी प्रशांत जी। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने। मैं जगमती जी के पास आता हूँ। जगमती, जैसे डॉक्टर रविंद्र राणा जी ने कहा कि निराशा के दौर में एक आशा की किरण है ये आंदोलन, तो आखिर ऐसे कौन से विषय हैं जो आशा की किरण रविंद्र राणा जी देख रहे हैं
और साथ ही जो किसान आंदोलन है, जिसमें जयंत चौधरी की बात कही, राकेश टिकैत की बात कही। आखिर राकेश टिकैत का जो पिछली बार हमने रोल देखा, जो उनकी भूमिका देखी, अभी नेपथ्य में क्यों दिखाई देते हैं? और जयंत चौधरी जो किसान नेता माने जाते हैं, किसानों की आवाज माने जाते हैं, उनके सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जिन मुद्दों को वे उठाते रहे, आज वह उन्होंने बिल्कुल पीछे कर दिया, नेपथ्य में कर दिया और बीजेपी सरकार के साथ वो शामिल हो गए हैं। जी, जगमती जी। देखिए प्रशांत, जो डॉक्टर रविंद्र राणा ने या पहले जो पैनलिस्ट है उन्होंने बहुत ही वैलिड और बहुत बेहतरीन तरीके से जो बातचीत रखी है, उसके साथ में एक बिंदु थोड़ा और बहस में लाना चाहती हूँ, वो ये है कि हमारा जो ये किसान आंदोलन 2 फेज जो शुरू हुआ है, इसकी जो लीडरशिप है वो लीडरशिप कहती है कि ये अराजनीतिक आंदोलन हमारा है, गैर राजनीतिक हम है। हमें ये लगता है कि ये जो बात है उनकी, इसमें थोड़ा सा हमें नासमझी सी लगती है। पूरा जो इश्यूज है किसानी के, जो एमएसपी का सवाल है, कर्जा माफी का सवाल है, या जो केसेस वापस लेने का सवाल है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट का सवाल है, ये सब पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। आप ये देखिए कि पॉलिटिक्स हो रही है एक खास वर्ग के फेवर में। आप जो है किसानों को कह रहे हैं कि उनके कर्जे माफ नहीं किए जा सकते, लेकिन उसी समय पे आप जो है देश के जो कॉर्पोरेट है, पिछले 10 साल के अंदर 25 लाख करोड़ रुपए के उनके जो कर्जे हैं वो माफ किए इसी सरकार ने। ये पॉलिटिक्स है। इसी के साथ साथ उन्होंने जो बैड लोन का सवाल है, 5 लाख के करीब बैंक्स के साथ बैठ के और जो पूरा मतलब कॉम्प्रोमाइज किया है वो पूंजीपतियों के हक में, बैड लोन मतलब जो दोज हु कैन पे पर अपनी मर्जी से डिफॉल्टर बनना चाहते हैं, तो वो उनके किए गए हैं। जब उनको कॉर्पोरेट को जब पूरा पैसा जो खून पसीने की कमाई है इस देश के नागरिकों को, वो जब दोनों हाथों लुटाई जा रही है, ये एक पॉलिटिक्स है। वो पूरा मतलब उस कॉर्पोरेट सेक्टर को, उसके मीडिया को, जिसके आधार पे बीजेपी और मोदी की छवि गढ़ी गई है, बाकायदा उनको लुटवाया जा रहा है हमारा खून पसीने की कमाई जो है। तो हमें जो है डट के जो आम आदमी और जो हमारे जो गरीब किसान है, खेत मजदूर है, उनके हक में जो पॉलिटिक्स है, हमें वो पॉलिटिक्स करनी चाहिए और बिल्कुल करेंगे भाई, और हर हाल में करेंगे। और जब आप कॉर्पोरेट परस्त मतलब राजनीति करती है सरकार, तो हम अपने किसानों के, मजदूरों के हक की राजनीति बिल्कुल करेंगे। ये हमारा जो नेतृत्व है फेज 2 जो आंदोलन का, अभी उनको थोड़ा सा और व्यापक लार्जर लेवल पे देखते हुए इश्यूज को, उनके जो इंटरलिंकेजेस हैं, तमाम जो एसकेएम की जो नेतृत्व है पहले वाला भी, उनको भी साथ में लेते हुए तमाम जो किसान संगठन है उनको डट के मोर्चा लगाना चाहिए। जो डॉक्टर रविंद्र ने भी कहा कि ये एक समय है जब किसान जो है ये सरकार चुनाव के अंदर फंसी हुई है और किसी भी कीमत पर वो चुनाव को जीतना चाहते हैं, और जो भी वो हथकंडे अपना रहे आज के दिन। तो उस समय के ऊपर अगर वही किसान आंदोलन की फिजा एक बार सड़कों पे फिर उतर के आती है, तो निश्चित रूप से बाजी जो है वो किसानों के हक में जाएगी। हमें किसी भी तरह से अपने आंदोलन को कमजोर कहीं से भी नहीं पड़ने देना चाहिए। ये सरकार जो है बहुत ज्यादा शातिर लोगों की सरकार है, तो इनके साथ बहुत भोलेपन से और बहुत सीधे साधे तरीके से मतलब लड़ाई लड़के आप विजय हासिल कर ले, ये होने नहीं देंगे, मुमकिन होने नहीं देंगे उसको। तो हम तो केवल जनता की ताकत, जो हमारा सबसे बड़ा हथियार जो है किसान आंदोलन का, वो ताकत मैक्सिमम उसका अंश, एक एक अंश इस आंदोलन के साथ जोड़ने की स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए हमारे नेतृत्व को। दूसरा ये है कि ये जो सरकार है, जैसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि केवल वादा खिलाफी जो है वो किसान आंदोलन के साथ ही नहीं कर रहे, ये उन सारे कमेरे वर्गों के साथ कर रहे हैं, उसमें चाहे वो आंगनबाड़ी
हरियाणा की 6 महीने तक आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं यहाँ पे वो सड़कों पे रही, उनके साथ समझौता किया गया, लेकिन फिर उसको नोटिफाई करने के लिए लड़ो, सड़कों पे आओ, फिर उसको जो है आप लागू करवाने के लिए सड़कों के ऊपर आओ। इसी तरह से यहाँ पे आशा वर्कर्स है, मिड डे मील वर्कर्स है, जो भी खाने कमाने वाले तबके हैं, एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने अपनी जायज मांगे उठाई, परंतु सरकार का जो रवैया है वो ऐसा है कि जो भी डेमोक्रेटिक राइट्स को असर्ट कर रहा है आज के दिन अपने हक की तरह से, वो सरकार जो है उनको सख्त नापसंद करती है और उनको जो है टरकाती रहती है, लटकाती रहती है, उनकी मांगों को लागू नहीं करती है, क्योंकि ये सरकार जो है इसकी मानसिकता ये है कि जनता जो है वो एक नागरिक की तरह से, जो इसके विधाता है इस देश के, उन नागरिकों की तरह से उसके सामने ना आए, वो रियाया की तरह से सामने आए और इनके प्राय लागे और तब ये जो बख्शीश देंगे वो जो है वो उनको स्वीकार करनी चाहिए। ये सरकार का रवैया जो है ये देखने को मिल रहा है, लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि उनको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि ये जो लोकतंत्र है, ये हमारे बहन भाइयों ने अपनी जान की कुर्बानियां दे के ये लोकतांत्रिक अधिकार और ये लोकतंत्र हमारे लिए वो लेकर आए हैं और इसकी जितनी भी कीमत अदा करनी पड़ेगी, पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये हो सकता है कि आपके जो इधर उधर की जो शातिराना अंदाज है वो चीजों को तोड़ मरोड़ सकती है, डिले कर सकती है, लेकिन घुटने तो आपको आंदोलन के सामने पहले भी टेकने पड़े थे। ये उनको भूलना नहीं चाहिए और फिर से अभी मतलब किसान आंदोलन जो है अपनी वही फिजा अख्तियार करेगा आने वाले दिनों में, जिस तरह का दमन की कार्रवाइयां ये कर रही है। जहां तक जयंत चौधरी का सवाल है, नीतीश कुमार का सवाल है, या हमारे हरियाणा के अंदर भी जो जेजेपी जो है, जो पहले चौधरी देवीलाल किसान नेता थे, उनके परिवार के जो लोग हैं, ये जो बीजेपी के साथ गलबैया आज जो कर रहे हैं, असल में ये भारतीय जनता पार्टी जो है इसने पूरे राजनीतिक परिवेश को प्रदूषित किया है। जब से सत्ता के अंदर आए हैं, इन्होंने गिरावट की एक के बाद एक हदें जो है वो पार की है। वो मतलब किसी भी तरह से जन सेवा करके लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करके वो सत्ता नहीं चलाना चाहते। वो जो मतलब जिनकी मजबूरियां नहीं, रविंद्र राणा ने दिया जिसने कहा कि जिन नेताओं की मजबूरियां है, बल्कि उनके अंदर जो लालच की लालसा जो है उसको जगा के, उनके जमीरों को खरीद के, अपने जरदार मतलब उनको बना के वो इस तरह से सत्ता को चलाना चाहते हैं। और ये जो प्रदूषण उन्होंने फैलाया है तमाम तरह का, जनता इसको सख्त नापसंद कर रही है। और जो हमारे जो ये नेता है जो मौका परस्ती के हिसाब से पाले बदलने की कोशिशें कर रहे हैं, उनको भी ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने जनता के साथ जो विमर्श किया था, जो बातचीत करी थी, अगर आप उनसे गिरेंगे तो जनता भी जो है वो आपको गिराने के लिए फिर अपनी तरफ से तमाम कोशिशें करेगी। और जनता के साथ आप दुश्मनी मोल लेके सोचो कि बीजेपी और मोदी के सारे तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, ये होता नहीं है। लॉन्ग टर्म में जनता जवाबदेही जो है वो सुनिश्चित भी करती है और केवल मतलब उनकी लालच की लालसा के साथ साथ मतलब डरा के भी तमाम ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, चुनाव आयोग को जो है इन्होंने बिल्कुल बेअसर बना दिया है एक तरीके से। तो ये जो इनकी तमाम मतलब संविधान और लोकतांत्रिक मूल्य मान्यताओं के प्रति जो हिकारत जिन कदमों के अंदर दिखती है, उन सबको जो है सामने लाने की जरूरत है और वो विमर्श का हिस्सा जो है वो बनाई जाएंगी। ये सोचते हो कि ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनाया हुआ जो संविधान है, इसकी जगह पे
इसी तरह से मनुवाद को लाद देंगे, ये इनके मंसूबे जो है ये किसी भी कीमत पर पूरे नहीं होने दिए जाएंगे जनता के द्वारा। ऐसा वातावरण नीचे बनता आ रहा है। जी, जी, जी। आपने बड़े विस्तार से पूरे विषय का विश्लेषण किया। मैं राकेश जी के पास आता हूँ। राकेश जी, जैसे कि जगमती जी ने भी कहा कि और ख़ास तौर से आज हम देखें कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान भी बड़े इस समय आज वायरल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की सरकार अगर बनती है, तो एमएसपी गारंटी की उन्होंने सार्वजनिक रूप से उसका वादा किया है आज। तो आखिर ऐसी कौन-सी मजबूरी कांग्रेस के सामने भी आ गई कि उन्हें एमएसपी की गारंटी का वादा करना पड़ा? हालाँकि आलोचक ये कहते हैं कि पहले सरकार कांग्रेस की रही है, उन्होंने उस समय वादा नहीं निभाया। और आज का ये वादा जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जिस तरह से किया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और साथ ही जो पंजाब का से जुड़े जो किसान हैं, उसकी अगर देखें संख्या इस पूरे आंदोलन को लीड करती दिखाई देती है। तो ऐसे में बीजेपी को राजनीतिक नुकसान की जहाँ तक बात करते हैं, क्यों पंजाब वो कहते हैं कि पंजाब केवल पंजाब के अंदर इसका असर है और राजनीतिक रूप से उनकी वहाँ पे कोई ज़्यादा उनका स्टेक नहीं है। इसलिए क्या वो चिंतित नहीं है इस पूरे आंदोलन को लेकर? राकेश जी। देखिए प्रशांत जी, अभी जैसा जगमती जी ने कहा, मैं तो शुभकामनाएं देता हूं उनके मुंह में घी शक्कर हो कि जनता जीते और किसान मजबूत हों। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमने जो दुनिया का और देश का सबसे लंबा किसान आंदोलन देखा, राणा साहब ने तो उस पर पूरी नजर रखी। उस आंदोलन के बाद भी हम सत्ता को झुका तो लिया था, घुटनों पर बिठा तो लिया था, लेकिन उसको लाइन पर नहीं ला पाए। और आज की स्थिति यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश में राजधानी किसानों से घिरी हुई है, पड़ोस में अबू धाबी में बैठ करके वहां भी 400 पार के नारे लगवा रहे हैं, तो उन्हें किसानों की चिंता नहीं है। उनके दिमाग में ये आ गया है कि भाई पंजाब उनके हाथ से जा चुका है, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां उनके साथ कोई दूसरा है नहीं, अकाली दल से उनकी बात बन नहीं पाई है, तो वहां सत्ता का लोभ उनको बचा नहीं है। वो शेष भारत की ओर देख रहे हैं। और अगर ये किसान आंदोलन 2 साल पहले जो शुरू हुआ था, बजाय हिंदी पट्टी के पूरे देश में फैल गया होता, दक्षिण तक पहुंच गया होता, पूरब तक पहुंच गया होता, तो मुझे लगता है कि राज सत्ता इतनी मदमत्त न होती, इतनी अनदेखी किसानों के आंदोलन की न करती, इतनी आक्रामक न होती जितनी आज दिखाई दे रही है। उसके रुख में कोई तब्दीली नहीं है। जो उसने 2 साल पहले किसानों के साथ किया था, जो बर्बर व्यवहार किया था, वही आज सड़कों पे दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर किसानों ने गांधी का रास्ता छोड़ा, सत्याग्रह का रास्ता छोड़ा, टकराव का रास्ता अपनाया, तो ये अपने सत्ता पक्ष जो है, सत्ता प्रतिष्ठान है, अपने लक्ष्य में फिर से कामयाब हो जाएगा। किसानों को बदनाम करके, किसानों के आंदोलन को हिंसक बता करके, आतताई बता करके। लेकिन ये मौका है, जैसा कि पूर्व में हमारे साथियों ने कहा, कि ये मुद्दे केवल ऐसे गांधीवादी आंदोलनों से तो संभलने वाले नहीं है। स्थितियां बदलने के लिए आपको देश की राजनीति बदलनी पड़ेगी, देश के सत्ता प्रतिष्ठानों में दखल करना पड़ेगा, वोट के हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लखीमपुर खीरी की मांग आज के आंदोलन में भी है। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, उस आंदोलन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लौट आई। क्यों लौट आई? क्योंकि किसानों का आंदोलन करने वाले जो तथाकथित नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो सब सत्ता के दलाल बन गए। उन्होंने वहां पे सत्ता परिवर्तन का जो मौका था वो किसानों के हाथ से छीन लिया। और यही स्थिति बाद के जो 5 राज्यों के चुनाव हुए वहां हुई। और अब आम चुनाव आखिरी मौका है किसानों के हाथ में कि वो इस आंदोलन से जहां सत्ता को झुकाएं, वहीं अपनी वोट की ताकत से सत्ता परिवर्तन की भी कोशिश करें। अपनी बात को लेकर के केवल दिल्ली में न बैठे। पूरा देश बहुत बड़ा है, देश के अलग अलग हिस्सों के किसानों की मांगे अलग अलग हैं, उनकी समस्याएं अलग अलग है, एक रूप नहीं है उनमें। तो ये एक कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है। किसान बहुत बड़ी ताकत है इस देश की। अभी भी चाहे जितना कार्बोरेट हावी हो जाए सत्ता पर, सत्ता को कितना भी अपने इशारों पर नचा ले, लेकिन बिना किसानों के वो अपना पेट, अपने खजाने नहीं भर सकता। किसान अन्नदाता था, अन्नदाता है, क्योंकि अभी भी इतनी जमीन छीन ली गई, सड़कों पर चली गई, कॉलोनियों में चली गई, कारखानों के नाम पर हड़प ली गई, फिर भी इतना बड़ा हिस्सा हमारे देश में जमीन का है जो इस देश को तो खिला ही सकता है। देश के बहुत से हिस्सों में अगर ईमानदारी से उसको संरक्षण दिया जाए तो उनको उनका भी भरण पोषण कर सकता है। देश की जो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है वो कारखानों के जरिए पूरी नहीं होगी, वो इन किसानों के जरिए पूरी होगी। लेकिन ये किसान अगर इसी तरह से
आंसू गैस के सामना करते रहेंगे, लाठियां खाते रहेंगे, कीलों पर चलते रहेंगे, तो ये सपना मोदी सरकार का पूरा नहीं होगा। तो आज मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि 400 पार के नारे के खिलाफ भी इन किसानों को संगठित होकर के खड़ा होना चाहिए। और जब तक सरकार के मन में ये डर पैदा नहीं होगा कि ये उसकी सरकार की महत्वाकांक्षाओं पर सबसे बड़ी बाधा है, तब तक वो किसानों के पक्ष में फैसला करने की स्थिति में नहीं है। और अभी भी जैसा मैंने पहले कहा कि संसद जा चुकी है, नई संसद आना है, तो अभी आपको आश्वासनों के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। चाहे वो बीजेपी हो की सरकार हो, कांग्रेस बाहर खड़ी है क्योंकि राजनीतिक आंदोलन है, तो बाहर से वो कह रही है, किसानों के मांगों का समर्थन कर रही है, लेकिन सारे राजनीतिक दलों का चरित्र एक सा होता है, इन पर आसानी से भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आंदोलन को गांधीवादी तरीके से और आगे तक ले जाए और आम चुनाव तक इस आवाज को जिंदा रखें, सत्ता प्रतिष्ठान को बदलें और अपनी मांगों को पूरी कराएं, ऐसी मेरी धारणा है। और ऐसा हो सकता है, तो किसान ऐसा कर सकते हैं, बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन समस्या यही है कि वो पहचाने कि पहले की तरह जो उसके बीच में काम करने वाले नेता थे, वो फिर से सत्ता के एजेंट न बन जाए। प्रशांत। जी, जी, जी। मेन बात ये है कि जो सरकार की जो जिस तरह से उनके कार्यकाल रहा है पिछला, तो उससे सबक लेते हुए किसान समुदाय को अपने आंदोलन को आगे ले जाना चाहिए। और पूरे देश के जो किसान हैं, वो क्यों पूरे इस जब मुख्य मुद्दों पर एकजुट नहीं हो पाते हैं, इसी विषय को लेकर मैं राणा जी के पास आता हूँ। क्योंकि राणा जी आप किसान परिवार से भी आते हैं और आपने बचपन से ये किसान की जो पृष्ठभूमि है उसको बखूबी देखा है, जाना, और आप उसके में पल बढ़कर बड़े भी हुए हैं। तो ऐसे जो मुद्दे हैं किसान समुदाय को सीधे-सीधे प्रभावित करते हैं। वह पूरे देश का किसान उसमें एक साथ क्यों दिखाई नहीं देता, एक साथ एकजुट होता क्यों नहीं दिखाई नहीं देता? केवल प्रदेश स्तर पर, विभिन्न प्रदेशों के स्तर पर हम देखते हैं, जैसे राकेश जी ने भी कहा, पंजाब का या यूपी का किसान जो पिछले आंदोलन में देखे और इस बार का आंदोलन देख रहे हैं, केवल पंजाब के किसान या हरियाणा के किसान उसमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे कौन से कारण हैं, कौन से कारण आप देखते हैं कि पूरा देश का किसान एक साथ इन मुद्दों पर नहीं आ पाता है? क्या उसका फायदा राजनीतिक दल उठाते हैं? देखिए प्रशांत जी, इसके पीछे भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण है। अभी 2-3 दिन पहले मेरठ में एक साथी बैठे हुए थे और वो बीजेपी के सिंपैथाइजर थे। उन्होंने मुझसे कहा कि ये पश्चिमी यूपी और हरियाणा और पंजाब की बेल्ट में क्यों मूवमेंट होते हैं। ये सवाल पिछले किसान आंदोलन के दौरान भी तैरा था खूब, और देश के बाकी हिस्सों में तो किसान बहुत खुश हैं। वो बिहार के रहने वाले थे, उन्होंने कहा बिहार में तो सब किसान मौज कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सब चल रहा है। तो बिहार में लोग कितनी मौज कर रहे हैं, ये वहां भी जातीय जनगणना के जो आंकड़े आए थे उनसे स्पष्ट हो गया। पोल खोल के रख दी, पूरे देश की इकोनॉमी को आईना दिखा दिया बिहार की जातीय जनगणना ने। अगर पूरे देश में सेंसस हुआ होता, समय पे उसकी रिपोर्ट आ गई होती, तो जो मोदी जी ने गुब्बारे में हवा भर रखी है इकोनॉमी वाली, 5 ट्रिलियन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो भी एक्सपोज हो जाते। क्योंकि जनगणना समय से न कराने के पीछे भी यही एक वजह है कि रियल तस्वीर सामने नहीं आए। दरअसल है क्या कि मैं जगमती सांगवान जी से और अचल साहब से पूरी तरह सहमत हूं कि पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट से सॉल्यूशन निकलेगा। और देश में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है इस समय जो किसानों की सारी पॉलिसीज को, उनकी डिमांड्स को फेवर करती हो और उनको पूरे देश के लेवल पे मोबिलाइज करके उनका वोट ले सकती हो और उनकी जिंदगी को बदलने वाले फैसले ले सकती हो। इलाकाई स्तर पर कुछ कुछ पार्टियां हैं, जैसे वेस्टर्न यूपी में आरएलडी का एक प्रभाव था, वो इस तरफ की पॉलिटिक्स कर रहे थे। हरियाणा में देवीलाल का एक प्रभाव था, तो उनकी फैमिली उस तरह की पॉलिटिक्स कर रही थी। पंजाब में उस तरह का प्रभाव था, तो वहां पर फार्मर्स की पॉलिटिक्स हो रही थी। तो देश के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे राजनीतिक दल इन मुद्दों के इर्द गिर्द राजनीति करते रहते हैं। अब सवाल ये है कि जब किसान आंदोलन, ये किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले भी नहीं है और किसी एक संगठन के बैनर तले भी नहीं है, तो ये जिम्मेदारी बड़े राजनीतिक दलों की है कि वो ऐसे में इस आंदोलन के को फेवर करें। भले ही वो कहते हैं कि हम राजनीतिक आंदोलन चला रहे हैं, वो इतना ही तो कर सकते हैं कि आपको अपने मंच को इस्तेमाल नहीं करने दें, उस पर खड़े होकर भाषण नहीं देना दें। वो इससे तो मना नहीं करेंगे कि आप उनके फेवर में पूरे देश के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर डिमोन्स्ट्रेशन करें, कमिश्नर हेडक्वार्टर के ऊपर डिमोन्स्ट्रेशन करें, राजधानियों में प्रदर्शन करें। तो विपक्ष के जो दल हैं जिनको किसानों का वोट चाहिए, वो सिर्फ इतना ही क्यों कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम एमएसपी देंगे।
क्योंकि ये भरोसा पैदा करने के लिए तो उनको भी प्रैक्टिस में कुछ करके दिखाना होगा ना। वो सड़कों पे आए, अपने कैडर को लगाएं, वो फार्मर्स के फेवर में डेमोन्स्ट्रेशन करें, ज्ञापन दें, धरना प्रदर्शन करें, तो किसानों में भी उनके प्रति एक विश्वास पैदा होगा। क्योंकि जिस स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों की हम बात कर रहे हैं या एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं, तो वो सब यूपीए के समय के मसले हैं। उन्होंने ही वो कमेटी बनाई थी स्वामीनाथन वाली, उन्होंने उसकी सिफारिशों को इम्प्लीमेंट नहीं किया, बीजेपी ने बाद में इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो किसान भरोसा कैसे करें, कैसे वो सत्ता प्रतिष्ठान को बदलें, जिसकी बात अचल साहब कर रहे थे कि सत्ता प्रतिष्ठान को बदले बिना भला होने वाला नहीं है। तो सत्ता प्रतिष्ठान को बदले कैसे? किसानों की तो कोई राजनीतिक पार्टी है नहीं जिसको वोट डाल के वो पूरे देश के लेवल पे कोई सरकार बना देंगे, बदल देंगे। तो इन्हीं राजनीतिक दलों के बीच से कुछ मोर्चेबंदी होगी, कुछ खेमेबंदी होगी। तो जो ये गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, इसके सारे अलायंस को, इसके नेताओं को, राहुल गांधी को, अपनी पार्टी को मैसेज देना चाहिए, अपनी पार्टियों को मैसेज देना चाहिए कि वो सारे जिला मुख्यालयों पे किसानों के फेवर में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करें, पंफलेट बांटें, डिस्कशंस करें, डिबेट करें, सड़कों पे उतरें, लोगों को बताएं कि किसानों की मांग कितनी जायज है। तो जब इस लेवल पर काम होगा तो किसानों के भीतर ये भरोसा जगेगा। पिछली बार भी हमने देखा कि इस छोटे से हिस्से से, ये अलग बात है कि व्यापक स्वरूप नहीं ले सका किसान आंदोलन पूरे देश में, लेकिन देश के लगभग सभी प्रदेशों की हिस्सेदारी थी उसमें। भले ही कम संख्या में लोग आए, उतनी संख्या में नहीं आ पाए, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां भी एक मायने रखती हैं। जितना आसान पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के लोगों के लिए दिल्ली बॉर्डर पे घुसना, उतना पूर्वांचल के किसानों के लिए नहीं है। बिहार, उड़ीसा, बंगाल के किसानों के लिए उतना आसान नहीं है। उनको ट्रेन में आना होता है यहाँ तक मोबिलाइज करके। उन स्टेट में पुलिस फोर्सेस, सरकार ये लगातार कोशिश कर रही थी कि मोबिलाइजेशन नहीं हो। हमने देखा कि किसान आंदोलन, जो बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, तो वो छोटे छोटे किसान आंदोलनों के बाद हुआ था। उसके पहले कुछ किसानों के सिर लेकर के, जिन किसानों ने आत्महत्याएं की थी देश में, उनकी सिर लेकर के, उनके सिरों के कंकाल लेकर के किसान दिल्ली में बैठे थे। लेकिन चूंकि वो दूर दराज के दक्षिण भारत के प्रदेशों से आते थे और इधर उनकी बहुत अपील नहीं थी, उनके ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे, तो उस तरह का मास मोबिलाइजेशन नहीं हो सका। तो जो दिल्ली के चारों तरफ के जो राज्य हैं, जिनमें यूपी, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इसी इलाके से लोग मोबिलाइज करते हैं दिल्ली की तरफ, वो इसी से प्रेशर बिल्डअप होता है। तो ये जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की बनती है कि इसको पूरे देश में फैलाएं, वो पूरे देश के लोगों को अवेयर करें, बताएं, वो मिडिल क्लास को भी बताएं कि उनका क्या अहित होने जा रहा है इन पॉलिसीज के लागू होने से। लेकिन दुर्भाग्य ये है प्रशांत जी कि आर्थिक नीतियों के मोर्चे पर राजनीतिक दलों में कोई खास अंतर दिखाई नहीं देता है, इसीलिए जनता भरोसा नहीं कर पाती। तो विपक्ष को ये कहीं ना कहीं क्लियर करना पड़ेगा कि आर्थिक नीतियों के मोर्चे पर वो बीजेपी से कैसे डिफरेंट है, कैसे बेहतर करेंगे, वो क्या करेंगे किसानों के लिए। जी प्रशांत जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो राजनीतिक दलों की जो विश्वसनीयता है, उसका तो संकट है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्षी दलों के अंदर भी वह विश्वसनीयता वे किसान समुदाय के अंदर पैदा नहीं कर पा रहे। और इसी विश्वसनीयता संकट की वजह से किसान इस समय पसोपेश में कि वह आखिर करे तो करे क्या। और इसी वजह से आंदोलन भी लगातार हम देख रहे हैं, किसान आंदोलन लगातार कहीं ना कहीं होते रहते हैं। और जैसे रविंद्र राणा जी ने कहा, चल जी ने भी कहा कि आवश्यकता यह है कि जो राजनीतिक दल हैं, जो विपक्ष के नेताओं की खासतौर से जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह इन मुद्दों पर अपना समर्थन दें और साथ ही मतलब विभिन्न जगह पर किसान समुदाय के समर्थन में वह कहीं ना कहीं एक माहौल भी बनाए। अगर उनकी वह विपक्षी सच्चे तौर पर किसानों के हित के बारे में सोचता है और स्पष्ट रूप से अपना नजरिया स्पष्ट करें कि उनकी नीतियां क्या होंगी, क्या उनके विषय होंगे। तो जब तक ये स्पष्टीकरण सभी दलों के द्वारा नहीं आएगा तो किसान समुदाय किस पर विश्वास करे, यह बड़ी उलझन किसान समुदाय के सामने भी है। और इन बातों के साथ आगे चर्चा को विराम भी देते हैं। और जैसे राकेश अचल जी ने, डॉक्टर रविंद्र राणा जी ने, जगमती सांगवान जी ने पूरे विषय का विश्लेषण किया है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा पसंद भी आएगी और उन्होंने किसान आंदोलन के की पृष्ठभूमि क्या है और उनके कौन से कैसे मुद्दे हैं उसके बारे में अच्छी तरह से उनकी जो जानकारी है वह भी स्पष्ट हो गई होंगी। आप सभी का मैं पुनः आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने पूरे विषय का बहुत ही सार्थक रूप से विश्लेषण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।